नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। कल शाम नई दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री ताकाइची का स्वागत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत जापान संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के दिल्ली आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि भारत और जापान के संयुक्त प्रयास इंडो पैसिफिक क्षेत्र सहित दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भी अपने पहले दौरे के तहत भारत पहुंचने पर खुशी जताई। जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र है, जिसे भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के रूप से जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीएसएफ, आईटीबीपी और एनएसजी के माउंट एवरेस्ट एवं माउंट लोत्से पर्वतारोहण अभियानों की सफलता के उपलक्ष्य में फ्लैगिंग समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। पेरिस पहुंचने पर फ्रांस में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा से भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री एक्सन प्रोविंस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद की सह अध्यक्षता करेंगी। वो प्रमुख वैश्विक कंपनियों के सीईओ और निवेशकों से मुलाकात भी करेंगी। वित्त मंत्री यूरोप के प्रमुख वार्षिक आर्थिक मंच में भाग लेंगी। काटाराचे में आईटीईआर परियोजना का दौरा करेंगी और फ्रांस के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नवाचार केंद्र कैंपस साइबर भी जाएंगी। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। मलेशियाई शिष्टमंडल ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की और दिल्ली के विश्व व्यापार केंद्र में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भवन का दौरा भी किया। राजधानी नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक वर्मा और उच्चतर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक के बाद जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान जिस नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया जा सकता था, उसे अब जल्द लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला पार्टी का बागी गुट आज नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में आयोग से मुलाकात करेगा और पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करेगा। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। बागी गुट का कहना है कि उसने पहले ही सभी प्रस्ताव और कानूनी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को सौंप दिए हैं और अब आयोग के समक्ष अपनी दलीलें वो रखेगा। बागी गुट का दावा है कि टीएमसी के 80 में से 60 विधायक उसके साथ हैं, जबकि 20 विधायक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के प्रति निष्ठावान हैं। बागी गुट का तर्क है कि निर्वाचन चिन्ह, आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत आवश्यक समर्थन और मतों के आधार पर चुनाव चिन्ह पर उसका दावा अधिक मजबूत है। ममता गुट और बागी गुट निर्वाचन आयोग के साथ ही विधानसभा और अदालतों में भी अपनी अपनी वैधता साबित करने की कोशिश करते नजर आएंगे। इस बीच ममता बनर्जी असंतुष्ट नेताओं को मनाने, संगठन में बदलाव और नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश कर सकती है।
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादों को अमल में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के खातों में पहली किस्त की राशि हस्तांतरित कर इसे प्रधानमंत्री की गारंटी का हिस्सा बताया। नेताजी इंडोर स्टेडियम में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना से करीब 12,000 महिलाओं की मौजूदगी में अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से शुभेंदु सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है और अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है। दावा है कि पारदर्शिता के साथ पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर दान प्रकरण की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार कई आरोपियों के पास से बड़ी रकम और कीमती सामान बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि अलग अलग आरोपियों के घरों और उनके ठिकानों से नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण मिले हैं। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए, अनुकल्प के पास से 16,82,046 रुपए, अविनाश शुक्ला से 20,39,220 रुपए के साथ साथ 1,121 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। वहीं करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए बरामद हुए। जांच में करीब 11 ग्राम सोना और लगभग 375 ग्राम चांदी भी मिली है। अधिकारियों को आरोपियों के घरों से निवेश से जुड़े दस्तावेज और महंगे आभूषण भी मिले हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये धन और संपत्ति कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान, पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालताल मार्ग से होने जा रही है। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के मौके पर जम्मू में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से चालू किया गया। रियल टाइम निगरानी के लिए 600 से ज्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और जम्मू कश्मीर पुलिस के थर्ड आई मॉनिटरिंग सिस्टम को भी चालू कर दिया गया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा की अनुमति दी गई है। धार रोड और मुगल रोड जैसे अन्य वैकल्पिक मार्गों से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। असम में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए रखी है। केंद्रीय मंत्रियों का दल बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने कल हवाई सर्वे किया और नुकसान का आकलन करने की कोशिश की। असम के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा दोनों मंत्रियों ने की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थिति गंभीर और काफी तबाही देखी गई है, घरों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता सामान्य स्थिति बहाल करना और लोगों का दैनिक जीवन फिर से पटरी पर लाना है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रति परिवार 1.20 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शनिवार तक तेज बारिश होगी। मुंबई शहर और उसके आसपास के इलाकों में कल सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। अंधेरी, मलाड और बोरीवली में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण दादर, वडाला, सायन और कुर्ला जैसे निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई की पवई झील भी ओवरफ्लो होने लगी। ठाणे जिले में भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया। भिवंडी के निचले इलाकों में जलभराव होने से यातायात बाधित रहा और कई सड़कों पर पानी भर गया।
मौसम विभाग ने कहा कि मुंबई में अगले कुछ दिनों में छिटपुट जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। रत्नागिरी जिले में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश के कारण बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रत्नागिरी शहर को पेयजल उपलब्ध कराने वाला शील बांध ओवरफ्लो हो गया है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक हर साल लागू होने वाला स्थायी विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी मौजूदा नियमों को एक ही ढांचे में शामिल किया गया है। इससे हर सर्दी में अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी और सभी उपाय समय पर लागू किए जा सकेंगे। अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी शामिल किया गया। नए नियमों के अनुसार पूरे साल दिल्ली में जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप, सीएनजी और एलपीजी स्टेशन पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सोने की तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में लगभग 15 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया गया। ये खेप एक विदेशी नागरिक से जुड़ी फर्म के नाम पर भेजी गई थी। मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। तस्करी नेटवर्क में सीमा पार लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। आरएसएस 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में अपना सालाना अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आयोजित करेगा। बैठक में देश भर के वरिष्ठ संगठन नेता संघ के विस्तार की पहलों, प्रशिक्षण कार्यक्रम और संगठनात्मक रोडमैप की समीक्षा करेंगे। बैठक में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी सरकार्यवाह, अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुख तथा संघ की कार्यकारी परिषद के सदस्य शामिल होंगे। देश भर के सभी 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के प्रचारकों के साथ ही संघ प्रेरित 32 संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी भाग लेंगे। संघ के शताब्दी वर्ष के तहत चल रहे शाखा विस्तार अभियान की प्रगति का आकलन भी किया जाएगा। विजयदशमी तक प्रस्तावित शताब्दी कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही देश भर में शाखाओं के विस्तार की रणनीति पर भी विचार होगा। बैठक के एजेंडे में वर्ष 2026 के प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा भी शामिल है। प्रचारक देश के विभिन्न हिस्सों से मिले फीडबैक साझा करेंगे और जनगणना सहित समसामयिक राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल तय समय से 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस सुदर्शनी सेलफॉर 250 न्यूयॉर्क और सेलबोसन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुआ। आईएनएस सुदर्शनी का ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्र विरासत और कई देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 8.1 किलोमीटर लंबी 6 लेन टनल को मंजूरी दे दी है, जिस पर लगभग 6,959 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 69 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये परियोजना पश्चिमी दिल्ली और गुरुग्राम को दक्षिण दिल्ली से सीधे जोड़ते हुए बारापुला एलिवेटेड रोड के जरिए नोएडा, गाजियाबाद तक निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी।
इसके अलावा कानपुर से कबरई के बीच 7,145 करोड़ रुपए की लागत से 242 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 117.7 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हिस्सा भी शामिल है। इस महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे के बनने से यात्रा का समय 3.5 घंटे से घटकर मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति और भविष्य के सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्गों के शानदार विस्तार के लिए आभार व्यक्त किया, जहां ये नेटवर्क 2014 के 198 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 923 किलोमीटर के प्रभावशाली स्तर तक पहुंच गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में विकसित किए जा रहे रेयर अर्थ कॉरिडोर के साथ ही पायलट परियोजनाओं के माध्यम से धातु पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भविष्य में उत्पादन लागत घटने और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होने की उम्मीद है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने यूनो ऐप के कई फीचर्स को अपग्रेड किया है। ग्राहक अब सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ खोल सकेंगे। भारतीय रेलवे ने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रायपुर डिवीजन में सुरक्षा और संचालन को आधुनिक बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 13 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। मरोड़ा से तारोकी सेक्शन तक के इन स्टेशनों पर मौजूदा पैनल सिस्टम को बदलने से ट्रेनों का आवागमन अधिक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय बनेगा। सेबी ने 143.79 करोड़ रुपए के एक बड़े मार्केट मैनिपुलेशन नेटवर्क का खुलासा किया। सेबी के 394 पन्नों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक हनीफ शेख और उसके साथ जुड़े 226 लोगों व कंपनियों ने 5 शेयरों में मिलकर हेराफेरी की। सेबी के मुताबिक गिरोह ने मौर्य उद्योग, विशाल फैब्रिक्स, 7NR रिटेल, जीबीएल इंडस्ट्रीज और दार्जिलिंग रोपवे के शेयरों में लगातार सर्कुलर ट्रेडिंग की। एक ही नेटवर्क के लोग आपस में शेयर खरीदते और बेचते रहे ताकि बाजार में भारी मांग का भ्रम पैदा हो सके। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने और उसे डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में मदद के लिए शीलिप्स नाम का एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। ये पहल देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देगी। भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों की मांग में भारी उछाल आया और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में इनका पंजीकरण 90% बढ़कर 82,737 यूनिट तक पहुंच गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा कर 8.25% ब्याज दर की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना 1952 के अंतर्गत इस दर को मंजूरी दी गई है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जून में 54.2 दर्ज किया गया है, जो इस क्षेत्र में लगातार विस्तार को दर्शाता है। हालांकि नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि की गति पहले के मुकाबले थोड़ी धीमी रही। राजनीतिक स्थिरता के चलते इनपुट और आउटपुट लागतों में महंगाई का दबाव कम हुआ है। धीमी मांग के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन का सिलसिला जारी है। व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सरकार ने मेटा से परामर्श पूरा होने तक इस फीचर को पेश नहीं करने को कहा है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिन के भीतर यूजरनेम पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। अप्रैल मई के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12 गुना अधिक है। भारत का सकल जीएसटी संग्रह जून महीने में सालाना आधार पर 13.9% बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रूस द्वारा यूक्रेन के खार्किव शहर पर किए गए गाइडेड बम हमलों में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले से शहर के 3 प्रमुख जिलों में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और आग लग गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों और बचाव दलों ने घंटों तक राहत अभियान चलाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
रूस द्वारा यूक्रेन के जापोरिजिया स्थित एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट और वाहन सर्विस स्टेशन पर किए गए हमले से पूरी इमारत तबाह हो गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी कर्मचारी सुरक्षित बच गए। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रूस द्वारा 5 पेट्रोल पंपों को निशाना बनाने से एक महिला की मौत हो गई और एक गर्भवती महिला सहित 3 अन्य महिलाएं घायल हो गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में हुई बातचीत पर संतोष जताते हुए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने की प्रक्रिया के सही दिशा में आगे बढ़ने का दावा किया है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच अब संबंध पहले की तुलना में बेहतर हो रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने पुष्टि की है कि दोहा में आयोजित बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें ईरान की विदेशों में फ्रीज हुई संपत्तियों पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष एक विशेष संपर्क तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। ये बैठक अधिकारियों के निचले स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने और समझौते को लागू करने की प्रक्रिया को गति देना है। अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में 4 जुलाई की छुट्टियों से पहले भीषण गर्मी का दौर जारी। न्यूयॉर्क समेत कई क्षेत्रों में रियल फील्ड तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। वेनेजुएला के ग्वेरा में भूकंप के मलबे में दबे एक व्यक्ति को चिली के बचाव दल ने अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस विनाशकारी आपदा में अब तक 2295 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। न्यूयॉर्क के सोथबी ऑक्शन हाउस में लगभग 67 मिलियन वर्ष पुराने गस नामक टीरेक्स कंकाल की नीलामी होने जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 से 30 मिलियन डॉलर के बीच आंकी गई है। मेक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने कहा है कि 30 जून की देर रात मेक्सिको सिटी में सड़क पर हुए जश्न के दौरान मरने वाले लोगों के मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। मेक्सिको की मुख्य सड़क पर लाखों फैंस के जमा होने के बाद हुए जश्न के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 3 की मौत दम घुटने से हुई। दक्षिण अफ्रीका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ आयोजित देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने 900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। लूटपाट की खबरें आने के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं और जोहान्सबर्ग के हिलब्रो इलाके में सेना को भी बुलाया गया। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट और 20 अन्य काउंटियों में बुधवार को आए शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और दर्जनों घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बुकारेस्ट में स्थिति इतनी गंभीर हुई कि करीब 2000 आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई हैं। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने हार के मुहाने से शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम क्षणों में 2 महत्वपूर्ण गोल दागे। मैच में डीआर कांगो ने ब्रायन सिपांगा के गोल के शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड के लिए हैरी केन ने 75वें और 86वें मिनट्स में गोल करके टीम को रोमांचक जीत दिलाई। फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। बेल्जियम ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए रोमांचक जीत हासिल की। बेल्जियम के लिए चालिमन्स ने मैच के 125वें मिनट में पेनल्टी के जरिए विजयी गोल किया। अमेरिका ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया। राउंड ऑफ 32 में अमेरिका ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ अमेरिकी टीम ने 2002 के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। फोलारेन बालोगुन और टिलमैन ने अमेरिका के लिए गोल किए। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बेनतीजा रहा। बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी और अंततः मैच को रद्द करना पड़ा। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन जोड़े। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में कोको गॉफ ने मुश्किल जीत के साथ तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। अमेरिका की कोको गॉफ ने दूसरे दौर के मुकाबले में सोलाना सियरा को हराने में सफलता पाई। महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका को दूसरे दौर की बाधा पार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबालेंका ने मैकार्टनी कैसलेर को 6-1, 7-6 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। बारबोरा क्रेस्चिकोव ने विंबलडन में शानदार वापसी करते हुए फ्रेंच ओपन
विजेता मीरा एंड्रीवा को रोमांचक मुकाबले में हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। क्रांचिकोवा ने मुकाबले में 4-6, 7-5, 6-4 से जीत दर्ज की। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा चैंपियन इटली के यानिक सिनर ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। सिनर ने दूसरे दौर के मुकाबले में नुनो बोर्गेस को 7-6, 7-6, 6-4 से हराने में सफलता पाई। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के दूसरे दौर में स्टेफानोस सित्सिपास को हराने में सफलता पाई। जोकोविच ने मैच को 6-3, 6-4, 6-2 से अपने नाम करके तीसरे दौर में जगह बना ली। ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के जगरीब चरण का आगाज जीत के साथ किया। उन्होंने पहले मैच में जर्मनी के विंसेंट कैमर को शिकस्त दी। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए प्रतियोगिता का पहला दिन मिला जुला रहा। गुकेश को पहले दौर में वाचिएर लाग्रीव ने हराया, लेकिन उन्होंने दूसरे मुकाबले में क्रोएशिया के इवान सारिच को मात देने में सफलता हासिल की। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।